टिक तक टिक तक टिक तक। भाई फाइनली ये टिक टक से छुटकारा मिल रहा है एंड इससे ज्यादा कोई बड़ी खुशी नहीं है मेरे लिए। ये जो लंबी चौड़ी खींची हुई सागा है ना, प्रोबेबली 3-4 साल में अपनी पीक में आई थी, लेकिन ये सागा असल में 7-8 साल पुरानी है एंड फाइनली ये सागा खत्म हो रही है। इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज यहां से चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी फॉर रियल मैड्रिड। द फ्यूचर इज क्लियर, द फ्यूचर इज ग्रेट फॉर रियल मैड्रिड। किलियन एम्बापे इज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड। ये न्यूज अब फब्रिजियो रोमानो भी कंफर्म कर रहे हैं दैट ये जो ट्रांसफर है ये अपने फाइनल स्टेजेस में आने वाला है। एम्बापे के पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुका है फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड वो उसको एक्सेप्ट करने वाला है। अब तुम लोग सोच रहे होगे सबसे पहले कि यार किलियन एम्बापे इतने कम पैसों में कैसे आ रहा है रियल मैड्रिड। वो लिटरली पीएसजी से लिटरली हर साल 100-150 मिलियन कमाता है एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड में ही इज गोइंग टू अर्न 20-25 मिलियन। जो साइनिंग ऑन बोनस है उसके ऊपर हम इवेंचुअली बात करेंगे, लेकिन कैसे हो पा रहा है कि रियल मैड्रिड इतने कम पैसों में किलियन एम्बापे को उठाकर लेकर आ पाई है? आंसर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सुनो। किलियन एम्बापे पीएसजी में थे, प्रोबेबली वन ऑफ द लीडर्स थे उस टीम में, लेकिन कोई ये चीज डिनाई नहीं कर सकता कि पीएसजी का जो प्रोजेक्ट था, चाहे आप जिसको भी उठा के ले आओ, वो फेल्ड प्रोजेक्ट ही रहने वाला था। और किलियन एम्बापे ने ये बात इवेंचुअली रियलाइज कर ली। विद इन द टाइम ही रियलाइज्ड इट। उसको समझ में आने लग गया कि भाई अर्लिंग हालैंड वहां पर मैन सिटी पे है, भले बैलन डॉर फीफा द बेस्ट कुछ हाथ ना आया, लेकिन उसका सीजन तगड़ा था, लेकिन उसको रिस्पेक्ट बराबर मिली एंड उसने एक प्रॉपर रेप्यूटेड लीग में रेप्यूटेड टीम में किया। पीएसजी ना ही एक रेप्यूटेड टीम है, ना ही एक रेप्यूटेड लीग में खेलती है। तो अगर किलियन एम्बापे को, जो कि 25 साल का होने वाला है, अगर उसे बैलन डॉर जीतना है ना, अभी वक्त है उसके पास कि वो एक रेप्यूटेड लीग में करे, एक रेप्यूटेड टीम में करे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक चैंपियंस लीग जीत जाए। तो असल में जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी ना, वो रियल मैड्रिड के लिए नहीं थी, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन किलियन एम्बापे के लिए थी। एंड इसीलिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा था कि तुझे अगर आना है ना भाई, तेरे को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आना होगा, तेरे को हमारे टर्म्स और अग्रीमेंट पे आना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली तूने हमारी बहुत करी है एंड उसके चक्कर में तुझे हमारी बातें सुननी पड़ेगी। एंड वो ही यहां पर किलियन एम्बापे करते हुए दिख रहे हैं भाई। किलियन एम्बापे इज गोइंग टू गेट सिमिलर वेजेस टू जूड बेलिंगम एंड विनीसियस जूनियर। ये बात फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दी है अपने यूट्यूब वीडियो में। साथ ही साथ किलियन एम्बापे का जो साइनिंग बोनस होगा, एक टाइम पे कहा जा रहा था कि 200 मिलियन होने वाला है, भाई वो 150 मिलियन से कम होगा। वो 100 से 150 मिलियन के बीच में नंबर होने वाला है, 100 से ज्यादा, 150 मिलियन से कम। ये कंफर्म हो चुका है, ये भी फब्रिजियो रोमानो कह रहे हैं। लगभग आप मान के चल लो कि एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो एवरेज लिमिट निकल कर आती है, यहां पर इस केस में 125-130 मिलियन की होगी, तो वहां पर बातचीत होने वाली है। एंड जो ये 130 मिलियन है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ईयर स्पैन में वो पे किया जाएगा। यानी कि जो 5 साल जो किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में रहने वाले हैं, उसमें 130 मिलियन या 120 मिलियन पे किया जाएगा। तो अगर 120 मिलियन 5 साल में पे करना हो तो 24 मिलियन पर साल पे करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो वेजेस किलियन एम्बापे को मिलेंगे, यहां पर मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे को 20 मिलियन सैलरी तो मिलने ही वाली है। एक बार को मैं 25 मिलियन भी मान लूं तो रियल मैड्रिड को पूरे साल भर का मिल मिला के 49-50 मिलियन तो भी देना ही पड़ेगा किलियन एम्बापे को। यहां पर मैड्रिड भले ही एक तरीके से कह दे कि भाई सैलरी तो हम 20 मिलियन ही दे रहे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बोनस साइनिंग भी, उसका जो पेमेंट है वो भी एक अलग चीज ऑल टुगेदर आ जाती है। बस फर्क ये है कि सैलरी कैप में इसका मेंशन शायद से नहीं होगा, उसके बारे में मुझे भी डिटेल पढ़ना होगा। जो भी होगा मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। लेकिन भाई ये जो वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूं, दैट इज नॉट फॉर किलियन एम्बापे एंड हिज सैलरी एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। उस पर तो बतेरी बात कर ली, उसमें हमने कल स्ट्रीम पे भी बात कर ली। बात यहां पर पता है क्या करनी है, मुद्दा क्या है यहाँ पर, हाउ विल रियल मैड्रिड लाइन अप इन 24-25 विद किलियन एम्बापे, विद एंड्रिक, विद आर्दा गुलर। इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं आपके डिस्पोजल में। ये एक प्रॉपर मेगा टीम है जो कि बहुत कुछ अचीव करने वाली है एंड इनके पास प्रॉपर वो रेप्यूटेशन है टू मेंटेन, वो स्टैंडर्ड्स हैं टू मेंटेन, वो स्टैंडर्ड्स हैं टू डिलीवर। क्योंकि इनके पहले जो आए थे ना, उन्होंने 4 चैंपियंस लीग जीती भाई 5 साल में, तो उनको भी वैसा ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि 4 चैंपियंस लीग जीतना 5 साल में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, एक इट्स अ वेरी टफ फीट, बट टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके के प्लेयर्स हमारे पास आ गए हैं ना, अब मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। मैं हाइप करने वाला हूं, मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कैसे लाइनअप करने वाली है रियल मैड्रिड इन द 2024-25 सीजन।
भाई इन गोल ऑफ कोर्स या तो थिबो कोर्तुआ होने वाले हैं या फिर आंद्रे लूनिन होने वाले हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन थिबो कोर्तुआ हियर। आंद्रे लूनिन का जो सीजन जा रहा है ना वो वाकई में काफी लाजवाब है। मैं स्टैट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा गेम भी था बीच में, वाज इट इन द चैंपियंस लीग और वाज इट इन ला लीगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट ही हैड इक्विवेलेंट सेव्स ऑफ थिबो कोर्तुआ इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, यहां पर 16 सेव्स करे थे। तो भाई यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार आंद्रे लूनिन इज अ ग्रेट गोलकीपर, ये सीजन उसने वो प्रूव करके दिखा दिया है। और थिबो कोर्तुआ तो भाई ही इज द एवर ग्रेट, ही इज द एवर ग्रीन, हम सब ये बात जानते हैं। तो देखने वाली बातचीत ये होगी कि थिबो कोर्तुआ हील करके आएंगे कैसे। मैं यहां पर प्रेडिक्शन ये देने वाला हूं कि आंद्रे लूनिन ही रहने वाले हैं गोलकीपर, बिकॉज एसीएल से रिकवर करना उनकी एज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्लस बंदा अपना बहुत ही ज्यादा लंबा बंदा है, तो वहां से रिकवर करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से पर्सनली आई थिंक आंद्रे लूनिन ही गोलकीपर रहने वाले हैं, बट आई वुड लव इट अगर थिबो कोर्तुआ मुझे गलत प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट बैक पे फर्लैंड मेंडी ही रहने वाले हैं। अल्फोंसो डेविस की खबर निकल कर आ रही है, लेकिन जिस तरीके का सीजन फर्लैंड मेंडी ने हमें दिया है, आई रियली डाउट कि अल्फोंसो डेविस या फिर फ्रान गार्सिया डिस्प्लेस कर देंगे। अल्फोंसो डेविस इज अ ग्रेट लेफ्ट बैक, डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल, लेकिन अल्फोंसो डेविस भाई इतने साल बायर्न म्यूनिख में रहे, अब तक डिफेंसिव सॉलिडारिटी ऑफर नहीं कर पाए हैं टू बायर्न म्यूनिख फैंस एंड टू थॉमस टुकल एंड द अदर बायर्न कोचेस। तो मेरे लिए पर्सनली फर्लैंड मेंडी ही रहने वाले हैं एज द लेफ्ट बैक, बैकअप अंडर स्टडी फ्रान गार्सिया ही रहेंगे, मिगेल गुतियारेस नहीं आने वाले हैं, एंड आई थिंक मैड्रिड को अपने लेफ्ट बैक पे भी इतना कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। द टू लेफ्ट बैक्स दे हैव आर डिसेंट, दे आर गुड टू गो। जहां तक सवाल आता है सेंटर बैक्स का, आई थिंक रूडिगर और मिलिटाओ रहने वाले हैं हमारी सेंटर बैक पेयरिंग। हम इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, हम सेंटर बैक साइन जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है डेविड आलबा या नाचो का जाना एट दिस वेरी मोमेंट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद से ये एडर मिलिटाओ और एंटोनियो रूडिगर ही रहने वाले हैं। भाई एंटोनियो रूडिगर इज अ ब्लडी वॉल। एंटोनियो रूडिगर का जो सीजन जा रहा है ना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग अलोंगसाइड वैन डाइक। एंटोनियो रूडिगर बेस्ट सेंटर बैक है इन द वर्ल्ड। राइट बैक पे डैनी कारवाहली ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाली आपकी डिफेंस में। अगर होती भी है तो यहां पर मैं सोच सकता हूं कि अल्फोंसो डेविस आ जाते हैं डिफेंस में, उसके अलावा डिफेंडर्स कोई चेंज नहीं होने वाले, यही प्लेयर्स रहने वाले हैं। मैड्रिड अगर किसी सेंटर बैक को उठाकर लेकर भी आती है, इट इज गोइंग टू बी रफा मारिन। यहां पर अब जाते हैं मिडफील्ड के ऊपर, बातचीत करते हैं मिडफील्ड के ऊपर, बिकॉज यहां पर चीजें पलटती हुई दिख सकती हैं, बिकॉज किलियन एम्बापे आने वाले हैं। ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे बेंच पे नहीं रहेंगे, ही विल इवेंचुअली गो इनटू द स्टार्टिंग 11 अलोंगसाइड विनीसियस जूनियर। लेकिन क्या लाइनअप होगी, क्या फॉर्मेशन होगी, क्या हम एक 4-2-3-1 फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या हम एक 4-4-2 डायमंड पे ही स्टिक करेंगे, ताकि जूड बेलिंगम को भी वो ही सेम रोल मिले जो उनको इस सीजन मिलते आ रहे हैं। द आंसर इज नहीं। द आंसर लाइज इन कि हम एक 4-2-3-1 में जाएंगे, हम एक 4-4-2 डायमंड पे स्टिक नहीं करेंगे, बिकॉज हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनीसियस जूनियर भले ही एज ए लेफ्ट फॉरवर्ड थ्राइव कर रहा है फाइनली, लेकिन द बेस्ट ट्रेट्स, द बेस्ट एट्रीब्यूट्स उनकी लेफ्ट विंग पर ही निकल कर आती हैं। वो लेफ्ट हाफ स्पेसेस पे ऑपरेट करना, वो वाइडर एरियाज को कवर करना, वो डिफेंस को स्ट्रेच करना, वहीं पर विनीसियस जूनियर की स्ट्रेंथ है, एंड इसलिए विनीसियस जूनियर लेफ्ट मिडफील्ड पे खेलेंगे। आपके डबल पिवट में एडुआर्डो कामाविंगा और ऑरेलिया चुआमेनी, फ्रेंच डबल पिवट होगा हमारा प्रॉपर। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर जूड बेलिंगम ही होने वाले हैं। राइट मिडफील्ड पे कौन खेलने वाला है, रोड्रिगो या वैल्वर्डे? भाई रोड्रिगो ने इतने लंबे टाइम स्पैन पे अब तक प्रूव नहीं करा है व्हाई ही डिजर्व्स टू बी अ स्टार्टर, जबकि वैल्वर्डे इज गोइंग टू बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ दिस टीम, तो ही हैज टू प्ले राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड विल बी हेल्ड बाय वैल्वर्डे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, मैंने एक वीडियो डाला था as to why I think Vinicius Mbappe and Rodrigo won't work, because तीनों की प्रोफाइल, तीनों की ट्रेड्स बहुत सिमिलर है भाई, तीनों ही बॉल कैरियर है, बॉल लूज करते हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स तो भाई कभी कभार ट्रैक बैक भी नहीं करते, ठीक है। तो वहां पर मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है डिफेंसिवली, वहां पर मैड्रिड की मिडफील्ड को बहुत ओवरवर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिटेन द बॉल। इसलिए मैं यहां पर चाहता हूं कि मैड्रिड विनीशियस, एम्बापे और वैल्वर्डे इसकी या तो फ्रंट थ्री कंप्यूट करे, या तो फिर वैल्वर्डे को राइट मिडफील्ड में टक इन करे, विनीशियस को लेफ्ट मिडफील्ड पे रखे और एम्बापे को लोन स्ट्राइकर रखे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई एम्बापे लोन स्ट्राइकर कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स कर सकता है भाई, उसने पेरिस सैंट जर्मैन में ये रोल अपना बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है भाई। मैं वीडियोस यहाँ पर क्लिप्स नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं एक रील बना रहा हूँ, शॉर्ट सी एक क्लिप बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ करके बताना चाहता हूँ कि कैसे एम्बापे एक स्ट्राइकर की तरह खेल सकता है। उसकी प्रॉपर इन बिहाइंड मूवमेंट, उसकी प्रॉपर ऑफ द बॉल मूवमेंट, जिस तरीके से वो डिफेंडर्स को ट्रैक करता है, जिस तरीके से वो डिफेंडर्स को समझता है, वो बहुत ही लाजवाब है। एंड जहाँ तक सवाल आता है वैल्वर्डे को मैं क्यों राइट मिडफील्ड पे खिला रहा हूँ भाई, द रीजन इज वेरी सिंपल।
वैल्वर्डे आपका डिफेंसिव मास्टर क्लास कर सकता है, आपका डिफेंसिव इंजन है वो प्रॉपर टीम में। एंड अगर मैड्रिड एक 4-2-3-1 में जाती है इवेंचुअली, जो मैड्रिड अपना 4-4-2 बॉक्स स्ट्रक्चर कर रही है, जहां पर बेलिंगम और वैल्वर्डे आगे रह रहे हैं, कामाविंगा और चुआमिनी पीछे रह रहे हैं, या फिर टोनी क्रूस की बात कर लो, टोनी क्रूस और चुआमिनी पीछे रह रहे हैं, वैल्वर्डे और बेलिंगम आगे पुश करके बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो 4-2-3-1 में पॉसिबल है। आप वैल्वर्डे को साइटली टक इन कर सकते हो एंड प्रॉपर वो 4-मैन बॉक्स स्ट्रक्चर को यहां पर रिटेन कर सकते हो, जो कि ये सीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आई एम सीइंग टोनी क्रूज स्लोली एंड स्टडली गो टूवर्ड्स द बेंच। ऑफकोर्स क्रूज जो करता है हमारे लिए वो कोई भी नहीं कर सकता, बट जरूरी ये नहीं है कि आपको क्रूज को रिप्लेस करना हो। आपको एक प्रॉपर प्ले स्टाइल फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जहां पर आपको एक डीप लाइन प्ले मेकर की, या फिर इस केस में टोनी क्रूज की शायद से जरूरत ही ना पड़े, आपको एक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल के लिए जाना पड़ेगा। एंड जहां तक सवाल आता है कार्लो एंचेलोटी के लिए, आई ट्रस्ट माई मैनेजर, आई ट्रस्ट माई मैन, आई नो ही इज गोइंग टू डू इट फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड अंडर कार्लो एंचेलोटी विल बी द बेस्ट ड्रिल्ड टीम इन द वर्ल्ड, द बेस्ट टैक्टिकल टीम इन द वर्ल्ड, लेकिन आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट रियल मैड्रिड will be the best team to understand the players properly. With this दोस्तों, I would like to end the video. अगर आप एंड तक देख रहे हो, हाला मद्रिद इना दमास हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल, सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट से ताकि हम आगे बढ़े।